साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को संपन्न होनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। यह जो टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यह चेतन मीना इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर की एक कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और उसको पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर हम लोग पूरा करेंगे। तो इस जो पेपर है, इस टेस्ट सीरीज को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां जो है, आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। अजीमुल्ला खां जो है ये नाना साहब के सलाहकार थे। किसके थे? नाना साहब के सलाहकार थे और इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था और इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा हो तो उसे किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी? आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल करता है तो उस समय उसको दीवानी न्यायालय अर्थात सिविल कोर्ट का अधिकार प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रोजगार निर्माण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर होते हैं। 2004 को गठित रोजगार निर्माण बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया है, जिसमें विषय विशेषज्ञ तथा राज्य में स्थापित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो यहाँ पर देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन देता है? तो इनको जो है, जो एडवाइज है वो आपका एडवोकेट जनरल के द्वारा, जिसे हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं, इसके द्वारा दिया जाता है। जबकि केंद्र सरकार को कौन देता है? केंद्र सरकार को महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल देता है। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। जबकि केंद्र स्तर पर जो है, जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है या जो महान्यायवादी होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऐसे व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करता हो। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आपका एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता है, इसकी जो चर्चा है, इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 165 में बताया गया है। जबकि जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी, उसके बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रहलाद सिंह टिप्पण्या कौन है? तो ये मालवी बोली के क्या हैं? लोक नायक रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक गायक हैं जो कबीर के निर्गुणी भजनों को बहुत सुंदर ढंग से गाते हैं। इन्हें वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक सेकंड, रामायण कला संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो इसको मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसके बारे में और देखें तो मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थापित रामायण कला संग्रहालय को मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में रामायण से संबंधित चित्र, शिल्प कला, संगीत, प्रदर्शनकारी कला रूप, संदर्भ ग्रंथ आदि का संग्रह किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित में से कौन सी बात संविधान में नहीं दी गई है? तो आप चार ऑप्शन देखें, निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया, निर्वाचन आयुक्त का त्यागपत्र, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति या निर्वाचन आयुक्त की पदावधि। तो आप इसमें देखें, हमें बताना है इसमें किसकी चर्चा जो है संविधान में, मतलब कौन सी बात संविधान में नहीं दी गई है। तो आप देखें, निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया की भी बात की गई है। ठीक है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको उसी प्रकार से हटाया जाता है जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस होता है, न्यायाधीश, जिस प्रकार से उसको हटाते हैं उस प्रकार से। जबकि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर, मतलब उसके सलाह पर या उसके कह सकते हैं कहने पर इनको हटाया जाता है। तो इसकी बात की गई है संविधान में। निर्वाचन आयुक्त के त्यागपत्र की भी बात है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की भी बात है, परंतु निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो है ये संविधान में नहीं दी गई। कितने वर्ष तक ये कार्य करेंगे इसकी बात इसमें नहीं की गई। बस इतना ही बताया गया है आर्टिकल 324 में कि राष्ट्रपति जो है वो निर्धारित करेगा कि इनकी पदावधि और इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, परंतु उसमें यह नहीं मेंशन किया गया है कि कितनी होगी। जबकि बाद में जो सरकारी गजट होता है उसमें बताया गया है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा संविधान में नहीं है।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। यहाँ ध्यान रखिएगा, केवल मध्य प्रदेश की ही बात नहीं, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि इनको नियुक्त करने का जो अधिकार होता है वो राज्य के राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, तो नियुक्ति तो राज्य का राज्यपाल करता है, परंतु इनको हटाने की जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता इनमें से कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है। वह एक अखिल भारतीय सेवा से हो, उसे विधि कानून शासन का अच्छा ज्ञान हो, भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव रखता हो, उसे उच्चतम न्यायालय का बार काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य है। तो आप 4 ऑप्शन देख लिए, इसमें से सही क्या है? भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव रखता हो, ये योग्यता इसमें मांगी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। मध्य प्रदेश के किस स्थान से 1923 ईस्वी का झंडा सत्याग्रह आरंभ होता है? तो यह जो है आपके जबलपुर से झंडा सत्याग्रह आरंभ होता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग की इनमें से कौन सी विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं नहीं है? शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा, टीम इंडिया शाखा, ये तीनों के तीनों शाखाएं जो हैं इसकी विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं के अंतर्गत निहित है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस JS वर्मा, या आगे 3 ऑप्शन देखें तो इसमें जस्टिस MN वेंकटचलैया, जस्टिस रंगनाथ मिश्र, जस्टिस S राजेंद्र। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका, जो उसके पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। ठीक, कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। और यहाँ कुछ चीज़ें और भी फैक्ट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना जो होती है वो 12 अक्टूबर 1993 को होती है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। चूंकि इसे संसद में एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, तो यह क्या है? एक सांविधिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि संवैधानिक। सांविधिक और संवैधानिक में फर्क होता है, याद रखिएगा। संवैधानिक नहीं, सांविधिक संस्था है, अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी है। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि 1948 10 दिसंबर 1948 को UNO संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की घोषणा की थी। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो HL दत्तू हैं। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये जो अधिनियम इसमें संशोधन किया गया है। पहले क्या था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वह वही व्यक्ति हो सकता था जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो। ठीक है, अब इसमें संशोधन क्या कर दिया गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है, या हो, वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा इसमें और भी चेंज किए, जैसे कि इनका जो कार्यकाल है पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए तब तक होती थी। अब 5 वर्ष की आयु जो कार्यकाल होता है उसको घटा करके 3 वर्ष या 70 वर्ष वाला बाउंडेशन अभी भी है, अब इसको 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु कर दी गई है। इसी तरीके से कुछ और परिवर्तन भी इसमें किए गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत जो है आप 4 ऑप्शन देखें, लैमार्क, डार्विन, वॉलेस और हेक्सले ने। तो इसमें विकासवाद का जो सिद्धांत है वो डार्विन के द्वारा, किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम था। इनका मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाली यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बनते हैं। और इसके अलावा याद रखिए, एक है विकासवाद का सिद्धांत, एक आता है विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। जबकि जो लैमार्क हैं, लैमार्क ने क्या किया था? तो लैमार्क ने जो है आपका, इन्होंने जीव विकास अर्थात इवोल्यूशन को सर्वप्रथम जो समझाया था वो लैमार्क ने समझाया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, बचपन बचाओ NGO के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं, जिनको मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं, NGT की स्थापना कब हुई थी? तो NGT की स्थापना की यदि आप बात करें तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को होती। कब होती है? 18 अक्टूबर 2010 को होती है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। तो चूंकि यह अधिनियम के तहत बनी है तो यह एक सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वर्तमान में इसके यदि अध्यक्ष की बात करिए जाए कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल जो हैं इसके
वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है एमपी ऑनलाइन का गठन कब किया गया? एमपी ऑनलाइन का जो गठन है जुलाई 2006 में किया गया। कब किया गया? जुलाई 2006 में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ बनाया गया है? तो यह रतलाम में बनाया गया। कहाँ पे? रतलाम में बनाया गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है? ठीक है, कौन थे? तो इसके जो प्रथम मुख्य आयुक्त थे वो थे वजाहत हबीबुल्लाह। कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह थे। अब थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की जाती है और 12 अक्टूबर 2005 को जो है इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो मुख्य सूचना ये जो आयुक्त होते हैं, सूचना आयुक्त, इनका जो कार्यकाल होता है वो है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाएगी तब तक। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखिए। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि 5 वर्ष या 6 वर्ष है, 65 वर्ष है या 70 वर्ष है, इस तरह कन्फ्यूजन होते हैं। और वर्तमान में यदि बात किया जाए कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा यशवर्धन कुमार सिन्हा है। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दल न तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है और न ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है? तो ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जा रही है, तो समाजवादी पार्टी जो है ना ही राष्ट्रीय दल है और ना ही मध्य प्रदेश में ये राज्य के लिए मान्यता, राज्य स्तरीय पार्टी है। बाकी अन्य जो है यहाँ पे जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है तो राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत द्वारा स्वदेश निर्मित कोविड-19 वैक्सीन टीके का विकास करने वाली कंपनी कौन है? तो इसको जो है भारत बायोटेक, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो आप ऑप्शन चारों देख लीजिए। इसमें जो है ओरछा और ग्वालियर, इन दोनों को ही यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो 22 है आपका यहाँ पर पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके बी कृष्णा स्वामी। कौन है? बी कृष्णा स्वामी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कोविड-19 महामारी के बीच किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें जो आपका बी ऑप्शन है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत, 51 के तहत। ठीक है, आप ऐसे भी थोड़ा सा इसमें देखें कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2000 में नहीं आता, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में आता है। ठीक है, तो 2005 ऑप्शन केवल बी में है, इस प्रकार से आपका 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय कर 4 बैंक अस्तित्व में आए। इसके पश्चात पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या कितनी हो गई है? 27 हो गई है, 14 हो गई है, 12 हो गई है, 10 हो गई है? तो इसमें आपका सही उत्तर है अब जो है सरकारी बैंकों की जो संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसको आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? बजरंग पुनिया, इलावेनिल वलारिवान या ए और बी दोनों या सिमरन शर्मा? तो इसमें जो है 2 लोगों को, बजरंग पुनिया और इलावेनिल वलारिवान, इन दोनों को ही चुना गया है, अर्थात ए और बी दोनों। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है, जबकि इलावेनिल वलारिवान जो है ये तमिलनाडु की और शूटिंग से, निशानेबाजी से संबंधित हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। त्रिपिटक क्या है? तो क्या गांधी जी के 3 बंदर हैं, ब्रह्म विष्णु महेश को कहा जाता है, महावीर के 3 नगीने हैं, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? तो यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। त्रिपिटक में आप देखें, त्रिपिटक में क्या आता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत है इसमें, विनय पिटक में संघ संबंधी, जो बौद्ध धर्म में संघ होते हैं, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। ठीक है, अर्थात
आपका जो कंडक्ट कैसा होना चाहिए उससे संबंधित शिक्षाएं दी गई हैं। शुद्ध और अभिनव पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों की बात की गई है। आगे चलते हैं, चर्चा में रहा परम सिद्धि क्या है? ड्रोन है, सुपर कंप्यूटर है, मास्टर चिप है या डाटा कार्ड है? तो यह क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। कहाँ का है? भारत का है। यह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर और विश्व स्तर पर देखा जाए तो यह जो अभी एक हाल ही में सूची आई है, इसके पहले जो है 63वें नंबर पे था, वर्ल्ड में 63वें नंबर पे था। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा देश IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है? मोनाको बना है, इंडोनेशिया, अंडोरा या यूरोप बना है? तो अंडोरा जो है इसका 190वां देश बना है, 190वां सदस्य बना है। और यहाँ याद रखिएगा जो IMF है इसकी स्थापना जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक के साथ में ही की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अमेरिका के वाशिंगटन DC, जहाँ पे अमेरिका की राजधानी है वहीं पर या ये इसका मुख्यालय भी स्थित है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो इस जो आयोग है इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अधिसूचित किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 है, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, स्मृति ईरानी या दीपिका पादुकोण? तो यह अवार्ड जो है दीपिका पादुकोण को प्रदान किया गया है। इसके पहले वाले में किसको दिया गया था? शाहरुख खान को दिया गया था। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? आप चार ऑप्शन पढ़ लीजिए। A.K. राय, ए बख्शी, बी नरहरि राव या BN कौल? तो आप इसमें देखें, इसमें जो बी नरहरि राव थे, बी नरहरि राव ये प्रथम नियंत्रक या नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे भारत के। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1948 से 1954 तक, 1948 से 1954 तक। इसके अलावा जो A.K. राय हैं, A.K. राय ये आपके तीसरे नंबर के नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे तथा कैग थे। ये 1960 से 66 तक, 1960 से 1966 तक थे। इसके अलावा जो बी ऑप्शन है, ए बख्शी 5वें नंबर के थे और 1972 से लेकर 78 तक थे। BN कौल, डी ऑप्शन जो है आपका BN कौल, ये जो है आपका 10वें थे 2002 से 2008 तक। और वर्तमान में जो 14वें नंबर के हैं, वर्तमान में 14वें नंबर के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं इससे पहले आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। आगे चलते हैं, सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता आयोजन कौन सा देश करता है? तो इसका आयोजन मलेशिया के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गुवाहाटी, कहाँ? असम के गुवाहाटी में किया गया। याद रखिएगा, असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी नहीं बल्कि दिसपुर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? तो यह अ प्रॉमिस्ड लैंड जो है बराक ओबामा की आत्मकथा है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? 129वें स्थान पर, 130वें, 131वें, 132वें स्थान पर, किस स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा, भारत जो है 189 देशों में 131वें 131 पोजीशन पर था। कितने पे था? 131 पर था। जबकि 2019 में जब ये सूची आई थी तो उस समय 129 पे था। कितने? 129, मतलब एक वर्ष में 2 अंकों की गिरावट हुई है, 129 से 131 पर पहुंच गए हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अर्थात मानव विकास सूचकांक में तो नॉर्वे जो है वो नंबर 1 पर है। और इसको जारी कौन करता है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। और यह जो सूची है यह 3 पिलर पर आधारित होती है, या अर्थात 3 पैरामीटर पर इसको मापा जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया है? तो जापान के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है, इसका गठन आप देखें 2004 में किया गया था। कब किया गया? 2004 में किया जाता है। तो राज्य सरकार ने रोजगार आधारित आर्थिक विकास के मॉडल को लागू करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2004 को मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन किया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एंटी सैटेलाइट मिसाइल का 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा परीक्षण किया गया। किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का? तो इसका नाम था मिशन शक्ति। क्या नाम दिया गया था? मिशन शक्ति नाम दिया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40, अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 14, भाग 15, भाग 16 या भाग 17 में? तो आप देखें, अनुसूचित जाति आयोग जो है संविधान के भाग 16 में, किसमें? भाग 16 में शामिल है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग 16 का शीर्षक देखें क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध।
जबकि जो भाग 14 है ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है, जिसमें आपका संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। जबकि 14 का जो है भाग 14 का ये अधिकरण से संबंधित है, ट्रिब्यूनल से संबंधित है। और भाग 15 जो है आपका, भाग 15 ये निर्वाचन से संबंधित है। और जो भाग 17 है, भाग 17 ये आपका राजभाषा से संबंधित है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? NB लोहानी। कौन है? NB लोहानी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो 42 है आपका, मध्य प्रदेश में शौर्य स्मारक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी और 14 अक्टूबर 2016 को भोपाल में शौर्य स्मारक की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, पिच शब्द किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो यह रग्बी के परिसर को कहा जाता है, रग्बी के खेल परिसर को कहा जाता है। अगला है, विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। ठीक है, और विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना वर्ष 1925 में होती है, जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। इसका उद्देश्य पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करना है। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ होती है? नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण में, या पुरापाषाण, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो खाद्यान्नों की कृषि जो सर्वप्रथम नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक पीरियड कहते हैं, इस समय यह प्रारंभ होती है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, इसी में देखें, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में होता है। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि से परिचित होता है और नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की अन्य वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषिजन्य गेहूं का उद्भव होता है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बात को ध्यान रखिएगा कि यदि ऑप्शन में लहुरा देव भी होता और मेहरगढ़ भी होता, ठीक है, ऑप्शन में लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों होता, तो आपका सही उत्तर क्या होता था? लहुरा देव माना जाएगा। और यदि लहुरा देव नहीं है, मेहरगढ़ और कुलडीहवा है, तो मेहरगढ़ माना जाएगा। और मान लीजिए कि लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों नहीं, कुलडीहवा केवल ऑप्शन में है, तो कुलडीहवा हो जाएगा। इन चीज़ को याद रखिएगा। और सर्वप्रथम प्रयुक्त, मनुष्य के द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था? जौ था। क्या था? जौ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो मतलब देवताओं के पुरोहित कौन थे? तो देवताओं के पुरोहित या जो गुरु थे वो कौन थे? बृहस्पति थे। कौन थे? बृहस्पति। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। यह यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो यह जो है यापनीय, ये जैन धर्म का एक संप्रदाय था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को प्राप्त था? तो जो बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या शाक्त धर्म? तो जो जैन धर्म था इसे राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासकों के समय में वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार होता था, इसे राज्य के संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। अब थोड़ा सा बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। और इनकी राजधानी कहाँ रही है? मान्यखेत रही है। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इनका निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा ही कराया जाता है। कौन से राष्ट्रकूट शासक के द्वारा? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया जाता है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले भारतीय न्यायाधीश की बात कर रहा है, तो ये थे बेनेगल रामा राव। कौन थे? बेनेगल रामा राव थे। ठीक है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा घुमा के पूछता कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तब आपका उत्तर नागेंद्र सिंह होता, क्योंकि आपने प्रश्न देखा होगा तो आपके दिमाग में नागेंद्र सिंह क्लिक किए होंगे। तो नागेंद्र सिंह जो है, यदि यहाँ पे सवाल बदल दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो नागेंद्र सिंह थे। जबकि यदि सिंपल कहा जाए कि भारतीय न्यायाधीश कौन यहाँ पहले थे, तो बेनेगल रामा राव थे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, ICJ, इसकी स्थापना 1945 में होती है, 1945 में। और यह इन्फोर्स में कब आती है, मतलब कार्य कब से करती है, तो अप्रैल 1946 से यह कार्य करना प्रारंभ कर देती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो
नीदरलैंड के हेग में जो पीस पैलेस है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसकी 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें 15 जज होते हैं, 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का। और इनका जो कोरम होता है, गणपूर्ति जो होती है वो कितनी होती है? 9 से कम यदि होंगे तो इनका जो बैठक होती है वो कोर्ट इनकी नहीं बैठेगी। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा दलवीर भंडारी, तो दलवीर भंडारी वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और एक समय में किसी देश से 2 न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं। और दलवीर भंडारी यहाँ पे दूसरा अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए वो जो चुने गए हैं वो कब से कब तक के लिए? तो 2018 से 9 साल के लिए चुने जाते हैं, 2027 तक चुने गए के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। आगे चलते हैं। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक का भाई था ये। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है? तो द्वार समुद्र जो है गंग, काकतीय, होयसल या कादम किसकी राजधानी है? तो यह होयसल वंश की राजधानी रही है। होयसल वंश जो है यादव वंश की एक शाखा थी, यादव वंश की एक शाखा थी। और इसके संस्थापक, होयसल वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? विष्णुवर्धन रहे हैं। और याद रखिएगा हलेबीडु कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। इसे पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था और यह होयसल राजवंश की राजधानी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो 53 का आपका क्या है? नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में होता है? तो यह 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन यहाँ पर होता है। तो 1907 ईस्वी में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल होते हैं और यहीं पे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, नरम दल और गरम दल। आगे चलते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? यहाँ ध्यान दीजिए उस शब्दों पे, किसने लड़ा था, जीतने की बात नहीं कर रहा है। तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिरोज शाह मेहता या WC बनर्जी। तो आप देखिए WC जो बनर्जी थे, WC बनर्जी ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था और ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में, और उस समय ये 85 में इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। परंतु ये जब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ते हैं इसमें ये हार जाते हैं। हालांकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी जो है ये ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। यदि यहाँ पे पूछता कि चुने हुए प्रथम भारतीय कौन थे, तो चुने तो गए दादा भाई नौरोजी पहले, परंतु WC बनर्जी सबसे पहले चुनाव लड़ते हैं और ये हारते भी हैं। अगला प्रश्न, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इसको आप मैप में भी एक बार देखिएगा। तो जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होगी तीनों तरफ इसकी। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसके अलावा असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मिजोरम की राजधानी क्या है, तो आप मिजोरम की राजधानी यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मिजोरम की राजधानी क्या है। आगे चलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? झारखंड, गुजरात, मिजोरम या मेघालय से। तो कर्क रेखा जो है मेघालय से होकर के नहीं गुजरती है। थोड़ा सा और बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों को एक बार आप मैप में जरूर देखिएगा। अब ये 8 राज्य कौन से हैं? पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आप क्रम में मत चलिए, ऐसे नाम देख लीजिए। पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। तो नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम और त्रिपुरा से ही केवल गुजरती है, ठीक है, ना कि मेघालय से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब में या उत्तराखंड में? तो यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनका जो उत्तर से जो दक्षिण क्रम है, सबसे उत्तर में काराकोरम है, उसके ही पैरेलल आपका लद्दाख
की लद्दाख की श्रेणियाँ हैं। फिर उसी के पैरेलल में आपका जास्कर है। हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर पीर पंजाल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये क्रम है, इस क्रम को याद रखें क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, या मेघालय में, या सिक्किम में स्थित है? तो याद रखिएगा नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 4,508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला दर्रा चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुम्बी घाटी में खुलता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। आगे चलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी भारत की दूसरी गंगा के बाद, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के निकट से उद्गमित होकर के आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे चलते हैं, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, चावल, उड़द या गन्ना? तो इसमें सही उत्तर है आपका उड़द की फसल उगाई जाती है। तो इसके अलावा कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी उपयोग होता है उड़द का। आगे चलते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को होता है। कब होता है? 28 जनवरी 1950 को होता है। आगे चलते हैं, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू होता है। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लस्टर में, महाराष्ट्र मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो याद रखिएगा वर्ष 1818 में कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता कहलाता है, के निकट स्थित फोर्ट ग्लस्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखें तो साल की जो लकड़ी होती है उसका उपयोग किस उद्योग में, अधिकतर किस उद्योग में होता है? कागज उद्योग में, माचिस उद्योग, कत्था या रेलवे स्लीपर में? तो इसका उपयोग अधिकतर जो होता है आप देखेंगे तो रेलवे स्लीपर बनाने में होता है। इसे साल या साखू की लकड़ी कहते हैं। यह बहुत ही कठोर, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की होती है। इसकी प्रमुख विशेषता वजनी होने के कारण इसका प्रयोग अधिकांशतः रेलवे स्लीपर के निर्माण में होता है। मलाया में इस लकड़ी से जहाज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जहाज बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 64 पे। दो ग्रह कौन से जिनके उपग्रह नहीं है? किसके नहीं? बुध के नहीं है और शुक्र के नहीं है। ठीक है, बाकी सभी के उपग्रह हैं। और यहाँ ध्यान रखिए कि पूछा जाए कि सर्वाधिक उपग्रह सैटेलाइट किस ग्रह के हैं, तो पहले तो बृहस्पति हुआ करता था, परंतु अब याद रखिएगा कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो शनि के हैं। जो शनि आपका ग्रह है, जिसे सैटर्न भी कहते हैं, इसके 82 उपग्रह वर्तमान में हैं। पहले जितने थे, पहले आपके 62 थे, अब 20 और हो जाएगा, 82 हो गए हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1947? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, परंतु भारत सरकार जो ये राष्ट्रपति वाला ये भारत सरकार अधिनियम 1935 धारा 42 से प्रेरित है। और वर्तमान संविधान में देखें तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 123 के तहत है। किसके तहत? 123 के तहत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 या 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई या 15 अगस्त? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था। तो भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन, जो कि 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चलती है, इसमें 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। किसको माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या सिखों को? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, इसके प्रयोजनों के लिए हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल है, जबकि पारसी के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो इसमें आप देखें जो बी ऑप्शन है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये इसका विशेषाधिकार नहीं है राष्ट्रपति के पास, जबकि जो अन्य 3 है उसका संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास है। आप देखें राष्ट्रपति जो है को अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों, जिसका शीर्षक है विधेयकों पर अनुमति, इसमें किन विधेयकों किस प्रकार से अनुमति दे सकता है उसके बारे में बात की गई है। परंतु इसमें वित्तीय बिल को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटाया नहीं जा सकता, जबकि अन्य जो बिल होते हैं उन्हें पुनर्विचार हेतु लौटाया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही ध्यान रखिएगा जो वित्तीय बिल होते हैं सदन में आने से पहले ये राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही ये प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और हाँ यहाँ पे ध्यान रखिए 110 में आर्टिकल 110 में धन विधेयकों की चर्चा की गई है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस एक को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो आप देखें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका राज्य विधानसभा। इसको भंग तो नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। जैसे आपकी जो राज्यसभा है ये भी भंग नहीं होती है और ये समाप्त भी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 169 जिसका शीर्षक है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। ये जो कार्य संसद द्वारा यहाँ पर नई विधानसभा गठित की जा सकती, विधान परिषद गठित की जा सकती है, विधान परिषद का को समाप्त किया जा सकता है। ये काम कौन करता है? संसद करती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर कैलाश काटजू या प्रकाशन सेठी या द्वारिका प्रसाद मिश्र कौन थे? तो प्रकाशन सेठी थे। कौन थे? प्रकाशन सेठी। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया। तब उसके प्रथम अध्यक्ष मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाशन सेठी बने तथा उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर को बनाया गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जैसे योजना आयोग होता था उसी तर्ज पर इसको बनाया गया था। तो वर्तमान में यदि कहा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। आगे चलते हैं, G2C का मतलब क्या है? G2C का मतलब है G से गवर्नमेंट से कंज्यूमर या गवर्नमेंट टू कंज्यूमर है। आगे चलते हैं 73 नंबर पे। तो 73 है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में, लंदन, जर्मनी या दुबई में? तो आप देखें इसके जो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे? लुसाने। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की? तो 1884 में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, भारत में प्रो कबड्डी लीग की प्रतियोगिता प्रारंभ कब की गई? 2013, 14 या 15 या 16 में? तो 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था। और यहाँ ध्यान रखिएगा महाभारत काल में कबड्डी एक श्वास के नाम से भी जाना जाता था। इसका एक नाम था एक श्वास। अगला है, निम्न में से कौन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध है? राहुल द्रविड़, जॉल गोदरेज, कैप्टन मुश्ताक अली, नरेंद्र हिरवानी। तो जॉल गोदरेज जो हैं ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। अगला है, शब्द बोगी जो है ये किस खेल संबंधित है? तो बोगी जो शब्द है ये गोल्फ से संबंधित, किससे है? गोल्फ से संबंधित है। आगे चलते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही उत्तर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सामान्य मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो इतना ही होता है। ठीक है, यदि इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मापे तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 273 ऐड करना पड़ेगा। 37 में 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 310 हो जाएगा। तो 310 केल्विन जो है मनुष्य के शरीर का, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ पे? ट्रॉम्बे में, असम में,
दिल्ली में या भिलाई में बनाया जाता है। तो ये ट्रॉम्बे में कहाँ पर बनाया जाता है? तो ट्रॉम्बे में बनाया जाता है। तो ट्रॉम्बे है कहाँ पे? तो ट्रॉम्बे आपका कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसके बारे में और बात करें तो भारत में भारी जल के उत्पादन की जिम्मेदारी मुंबई स्थित भारी जल बोर्ड जो कि ट्रॉम्बे में है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। भारी जल बोर्ड 7 भारी जल संयंत्रों का संचालन करता है। अब ये 7 कौन से हैं? पहला है बड़ौदा, बड़ौदा और हजीरा जो दोनों आपके गुजरात में है। कोटा, मुनगुरु, तालचेर, थाल एवं तूतीकोरिन में स्थित है। आगे चलते हैं। मानो आंख दृश्य प्रकाश के लिए दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है कौन सी? तो वो है आपके आप 4 ऑप्शन देख लीजिए, 6050 एंगस्ट्रॉम या 5500 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम या 7500 एंगस्ट्रॉम। तो सही उत्तर है आपका 5500 एंगस्ट्रॉम। ये सबसे सही होती है आंखों के लिए या सर्वाधिक सुग्राही होती है। तो 5500 एंगस्ट्रॉम या 5055 नैनोमीटर आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पूफ कहते हैं, स्पूल कहते हैं, स्निफर, स्क्रपर कहते हैं, स्पैम कहते हैं। तो इसे स्पैम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेलोरेन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप क्या है? कंप्यूटर के रैम है, कंप्यूटर माइक्रोचिप है, कंप्यूटर प्रोसेसर है या उपयुक्त सभी हैं? तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर हैं। क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसर हैं के प्रकार होते हैं ये। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 21 मार्च 1998 को या 22 मार्च को या 23 मार्च को या 24 मार्च को? ऑप्शन बहुत क्लोज बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1998 को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली या मुंबई? तो यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक याद रखिएगा इसके बारे में, 1 जून 1915 को मुंबई में उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे शॉर्ट में TIFR क्या कहते हैं? TIFR, इसकी स्थापना की गई। अगला है, स्कूल 9वीं से 12वीं 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं से इसके बाद इससे लेकर के स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला पोर्टल कौन सा है? तो स्वयं जो पोर्टल है ये कार्य करता है। अगला है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम के ब्रेन कैविटी या सेरिबेलम में होती है? तो कहाँ पे होती है? तो ये सेरिब्रेम में होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखें तो सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा है, चौथा है, छठा है या 5वां है? तो आप देखें 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका MP का जो है छठा स्थान था। कौन सा था? छठा, 6th स्थान था, ठीक है। मध्य प्रदेश की कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है? 7.27 करोड़ है, जो संपूर्ण भारत की कुल जनसंख्या का 6% है। किंतु वर्ष 2015 में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश से पृथक होकर के, ये 15 में 14 में ही होता है, राज्य तेलंगाना के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है तो इसलिए छठा, और अदरवाइज ऐसे कहा जाएगा तो 5वें पे है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नर्मदा, सोन घाटी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पश्चिमी भाग जो कि असीरगढ़ पहाड़ी व नर्मदा नदी का मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसे निमाड़ के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? मार्च में, अप्रैल में, मई में या जून में? तो ये मार्च में जो दैनिक तापांतर है सर्वाधिक होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है और यहाँ पर पाए जाने वाले ऋतुओं में तापमान की भी भिन्नता रहती है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में सबसे कम जनवरी में होता है, लेकिन सर्वाधिक दैनिक तापांतर यदि कहें दिन और रात के ताप का अंतर वो मार्च माह में पाया जाता है। अगला है, समाधान ऐप्स किससे संबंधित है? परिवहन मंत्रालय, चुनाव आयोग या पंचायत या पुलिस से? तो जो समाधान ऐप है ये चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। आप इसमें जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ संबंधित शिकायतों को आप बता सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। अगला प्रश्न है,
कार्तवीर सहस्त्रार्जुन किस वंश का सबसे प्रतापी शासक था? शुंग वंश, है वंश, या नागवंशी वंश, या कलचुरी वंश? तो यह है वंश का प्रतापी शासक था। और अनुश्रुतियों के अनुसार कार्तवीर सहस्त्रार्जुन ने लंकापति रावण को कैद किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय सिंधिया वंश के शासक कौन थे? दौलत राव सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया, या माधवराव सिंधिया, या महादजी सिंधिया? याद रखिएगा 1857 की क्रांति के समय सिंधिया वंश के शासक कौन थे? जयाजीराव सिंधिया थे। ठीक है। और सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणेजी सिंधिया थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी थी? त्रिविक्रम ने, विद्याधर ने, भोज ने, या धंग ने? तो इनको जो विद्यापति की उपाधि है वो राजा भोज के द्वारा प्रदान की गई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, उदयगिरी की गुफाएं संबंधित है पाल सम्राट से, गुप्त सम्राट से, हर्ष सम्राट से, या चंदेल सम्राट से? तो यह जो है गुप्त सम्राट से संबंधित है। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के बिस्सा के निकट 20 गुफाओं का समूह है और ये 4वीं शताब्दी जो गुप्त सम्राट संबंधित इस समय से संबंधित है, इस कालखंड की हैं ये। और यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो उदयगिरी गुफाएं हैं ये वो हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित हैं। आगे बात कर लेते हैं। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो है ये पन्ना जिले में स्थित है। कहाँ पे? पन्ना जिले में। अगला प्रश्न, घोटुल प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो घोटुल में सम्मिलित होने वाली लड़कियां मुटियारी कहलाती हैं। घोटुल में सम्मिलित होने वाले लड़के चेलिक कहलाते हैं। बेरियर एल्विन ने घोटुल प्रथा की विस्तृत विवेचना की है। उक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है वो सही है, उक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली कहाँ है? तो इनकी जन्मस्थली आप देखें भावरा, खांडवा, या होशंगाबाद, या जबलपुर। तो इनकी जो जन्मस्थली रही है वो होशंगाबाद में रही। कहाँ पे? होशंगाबाद। और यहाँ ध्यान रखिए कुछ अभी हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है होशंगाबाद का नाम, चूंकि ये नर्मदा नदी के किनारे है तो होशंगाबाद का नाम जो है बदल करके नर्मदापुरम करने का प्रस्ताव रखा गया है या प्रस्तावित किया गया है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जिनकी हवाई दुर्घटना में मौत हुई थी, ट्रिग्वी ली, या हेमरशोल्ड, यू थांट, और बुतरस घाली? तो इसमें जो सही उत्तर है बी वाला डेंग हेमरशोल्ड। और जो यूथांट हैं ये म्यांमार के थे। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नांगलबाद सतलज नदी सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी ये भी सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी ये जो है आपका सही नहीं है। नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया बांध है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। जबकि हीराकुंड बांध महानदी पर ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 99, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला किस वर्ष आता है? तो ये 1992 में आता है और ये आरक्षण से संबंधित मुद्दा था, इससे संबंधित वाद रहा है। अगला है, देश की पहली रोबोटिक कंट्रोलिंग वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई है? तो यह जो है उज्जैन में, कहाँ पर? उज्जैन में स्थापित की गई है। याद रखिएगा उज्जैन में। तो काल गणना का प्रमुख केंद्र रहे मध्य प्रदेश के उज्जैन से करीब 41 किलोमीटर दूर डोंगला गांव में देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला स्थापित की गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।